वो नेहरू कैसे पसंद आएगा, वो गांधी कैसे पसंद आएगा जो इस देश की आजादी के लिए सालों साल जेल के अंदर है। हिंदुस्तान इतना बड़ा गुलिस्तान है, अलग अलग विचारों, अलग अलग रंगों से, इसे एक रंगा हिंदुस्तान नहीं होगा, ये गलत फहमी में है। मोहब्बत की दुकान का काफी जिक्र होता है कांग्रेस में, तो मोहब्बत की दुकान आपकी काला पीपल में कैसी चल रही है? कॉलेज 70 के दशक में बना था, एक ईंट नहीं लगी। सदन के अंदर कहा जाता है कि तू बहुत बोलता है। जन आक्रोश यात्रा आपकी निकली थी, जीतू पटवारी जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। किसानों को 3,000 रुपए प्रति क्विंटल की बात हुई थी, 2600 आपने वचन में दिया है। आय दुगनी कर देंगे, आपने दुगनी कही थी तो 1835 का होता है 3670। अरे 3670 नहीं दे सकते तो 3,000 रुपए क्विंटल तो दो। सदन से जीतू पटवारी जी को निष्कासित कर दिया, मुझे धमकी देने का काम कर दिया। हमने कहा सड़क पे लड़ेंगे, हम सड़क पे बात करेंगे, हम जनता के लोग हैं, सड़क के लोग हैं। बेरोजगारी भत्ते की आप बात करते हैं, 15 महीने की सरकार थी उसमें, क्योंकि पिछली बार का भी वादा था। जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। आप चलने का हौसला तो रखिए, आप जैसे नौजवानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। चले नौजवान, जिस तरफ चलना है और सब मिलकर एकत्रित होकर अपने अधिकारों के लिए चले। नमस्कार, एनवाईएस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त निखिल फिर आपका एक बार स्वागत करने के लिए तैयार हूं। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के काफी विभाग और काफी युवा और लोकप्रिय विधायक आदरणीय कुणाल चौधरी जी, INC से जो आते हैं, और अब क्योंकि 5 साल इनका टर्म एक हो गया है और दूसरी बार ये विधानसभा में है अपनी किस्मत आजमाने के लिए। हम हमारे दर्शकों को बता दें, क्योंकि हम लोग हमेशा से युवा प्रतिनिधि और युवा लोग जिन्होंने अपनी ऊर्जा से समाज में सकारात्मक रूप से बदलाव किया है, उन लोगों से आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं विधायक कुणाल चौधरी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो चूंकि आप युवा हैं, पहली बार आपने टर्म पूरा किया है MLA का, कैसा आपका अनुभव रहा है? और चूंकि 5 साल आपका पूरा होने वाला है, अब आप फिर से चुनाव में अनुभव तो अपनी जगह अच्छा होता है कि मैं एक सड़क के संघर्ष के रूप में था, मुझे जनता ने सदन के अंदर पहुंचाया जी। मैंने कोशिश करी कि जनता के हर मुद्दों को संघर्ष करके सदन के अंदर उठाऊं। चाहे मध्य प्रदेश के किसानों की बात हो तो उनके फसलों को लसन ले जाके पटकने की बात हो, चाहे फसलों को हल ले जाने की बात हो, या किसान के मूल मुद्दों पे बात करने की, क्योंकि मेरा क्षेत्र किसानों से जुड़ा था। कोशिश करी गरीबों के मुद्दों को उठाए कि कैसे गरीबों को नोटिस देके सरकार प्रताड़ित करने का काम कर रही है, किस तरीके से मुख्यमंत्री कोठी के नाम पे प्रताड़ना करी जा रही है, किस तरीके से गरीब की पेंशनें रोकी जा रही। हर मुद्दा जो जनता से जुड़ा मुद्दा होता है सदन के अंदर उठाने का प्रयास किया। तो सेटिस्फेक्शन तो है, पर पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि सेटिस्फाइड जब भी हुआ जा सकता है जब लोगों की आप पूर्णता, क्योंकि रोज बिजली विभाग से लोग परेशान है, रोज किसान यहाँ पे MPB से परेशान है, यहाँ पे किसान को देखो तो आप तहसील से हर जगह जो परिस्थितियां बनी हुई है, जो उम्मीदें हैं, पर सरकार जिस परिस्थिति और जिस नीति और नियत के साथ चल रही है, हर आदमी परेशान है। उनके समक्ष आप उठाओ तो भी सरकार का ध्यान नहीं, सरकार लूट सके तो लूट के अंदर लगी। जी, आप चूंकि छात्र राजनीति से आते हैं, मध्य प्रदेश का छात्र, अभी हाल ही में जैसे आप अपने पटवारी की परीक्षा हुई है उसमें एक घोटाला सामने आता है। पिछले 4 सालों से 2019 से 2017 के बाद से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के रिजल्ट नहीं आते हैं। कांग्रेस का उसमें क्या भूमिका रही? क्योंकि खासकर कांग्रेस से सवाल छात्र पूछता है कि वो सड़क पे संघर्ष करने के लिए वो नहीं आई है। तो देखिए, मुझे लगता है कि मैं सड़क पे भी था, सदन में भी पटवारी घोटाले के खिलाफ था, और व्यापम के खिलाफ तो मैंने जिस तरह से संघर्ष किया था उसी का नतीजा था कि 50 से ज्यादा केसेस मेरे ऊपर लगे हुए थे। कई लाठीचार्ज, कई जेल, कई ये पूछता इसलिए क्योंकि उम्मीद है, सही बात है कि युवाओं को उम्मीद कांग्रेस से है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान पे वोट लेती है। कांग्रेस पार्टी नौजवानों के रोजगार पे, नौजवानों के हक और अधिकार के ऊपर वोट लेने का काम करती है, और हम करते भी। हमने नौजवानों, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी खूबी है कि ये युवाओं का देश है, पर सबसे बड़ी चुनौती है कि उन 50,000 युवाओं को जो रोज रोजगार चाहिए, उनको रोजगार कहां से दे? सरकार की अपनी नीति है। जब देश में UPA की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, चाहे उन्होंने देश के अंदर मनरेगा के माध्यम से रोजगार दिया हो, चाहे नौजवानों को, अलग अलग वर्गों को, गांव के लोगों को गांव में कैसे रोजगार मिले, अलग अलग लोगों को रोजगार देने का काम किया। पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सिर्फ एक इलाज, हिंदू मुसलमान की बात करना, घृणा नफरत की बात करना, और कोई काम नहीं। रोजगार कहा था कि 2 करोड़ रोजगार साल के देंगे, 2 करोड़ तो
छोड़ो, लाखों रोजगार कम करने का काम कर दिया। 15 लाख की बात करी थी, अच्छे दिन की बात करी थी। महंगाई इन्हें 450 पे गैस की टंकी डायन दिखती थी 420 पे, आज 1100 हो गई। इनको विकास दिखता है, तो इनका विकास जो पागल हो चुका है, जनता उस पर पूछ रही है। सवाल कांग्रेस से इसलिए बनता है क्योंकि कांग्रेस हमेशा इन मुद्दों पे बात करती है और कांग्रेस हमेशा इनकी लड़ाई लड़ती है। तो युवाओं को उम्मीद होती है, पर युवाओं को भी याद रखना चाहिए कि जिनसे उम्मीद करें उनके साथ आके पूरी ताकत के साथ खड़े हो। वो सरकार जो आपको झूठे वादों के दम पे आई है सत्ता में, उसको उखाड़ फेंकने में कांग्रेस का साथ। अच्छा, तो सर आप ये बताइए कि आप चूंकि खबरों में हमेशा बने रहते हैं, काफी कांग्रेस के उभरते चेहरे तो हैं ही, साथ ही साथ लाइमलाइट में काफी आपको जाना जाता है और युवाओं की काफी आपको आप क्योंकि आप युवा हैं तो युवा से काफी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। जैसा कि आप क्योंकि काला पीपल से आते हैं और ये कृषि आधारित क्षेत्र है, यहाँ पे किस तरीके से रोजगार जनरेट आप करने की कोशिश आप कर रहे हैं, प्रयास आप कर रहे हैं? युवाओं में बड़ा पोटेंशियल है। यहाँ के युवा खेल में बहुत आगे हैं, यहाँ के युवा शिक्षा में बहुत आगे हैं, यहाँ के युवाओं में बड़ा पोटेंशियल है। पर जिस तरह की परिस्थितियों के साथ युवाओं को मॉडल मिला है कि काला पीपल को, जबकि भोपाल से हम बहुत पास हैं, एयरपोर्ट हमारे पास है, यहाँ पे जमीन हमारे पास है, यहाँ पे लैंड बैंक हमारे पास है, यहाँ पे खेती की अच्छी, तो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए हमने तैयारी करने की, हमने कांग्रेस की सरकार थी, एक बड़ा उद्योग भी हम लेके आ रहे थे। हम यहाँ पे स्पोर्ट्स का हब बनाने की कोशिश कर रहे थे, अलग अलग यहाँ पे अलग अलग चीजों के ऊपर कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को लगाने का, पर एक कोशिश थी। पर सरकार जैसे ही बदली तो नीति नियत बदल गई। सरकार की नीति नियत ना तो किसानों के प्रति है, ना गरीबों के प्रति है, क्योंकि किसान के पास पैसा आएगा, मजदूर के पास पैसा आएगा तो इस हिंदुस्तान के, कांग्रेस आई तो इसीलिए किसानों को 2600 रुपए क्विंटल गेहूं का देने का। अच्छा, तो सर कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं विधानसभा? आप देखना, कम से कम 150 और ज्यादा से ज्यादा 200 के पास भी पार भी पहुंच जाए तो बड़ी बात है। बिल्कुल। आपका जीत का मार्जिन पिछली बार 13,699 था, मैं अगर सही हूं तो। इस बार आप कितने वोटों से जीत रहे हैं? ये जनता तय करेगी। ये कोई अगर इस गलतफहमी को पान जाए, मैं यहाँ पे एक विधायक के रूप में नहीं, मुझे लोग हाली कहते हैं, दाड़किया कहते हैं, लोगों का सेवक कहते हैं, भाई कहते हैं, दोस्त कहते हैं, परिवार का सदस्य कहते हैं। तो ये मैंने 5 साल सेवा करी है। मैं हर दौर में जनता के साथ खड़ा रहा हूं, चाहे कोरोना काल हो, चाहे लोगों के अधिकारों की बात हो, चाहे सदन में उनकी बात करनी, हर सुख दुख में उनके साथ रहा हूं, कोशिश करी उनका कैसे कर पाऊं, ये जनता तय करेगी। अब जनता, मुझे उम्मीद है कि जनता मेरे साथ खड़ी है, मैं जनता के साथ खड़ा हूं और ये काम जनता तय करेगी कि कितने वोट से कौन जीतेगा। ये इस दिमाग को लगा कि चुनाव नहीं लड़ा जाता, चुनाव हमेशा लड़ा जाता है। जो आपने सेवा करी उसे जनता तक पहुंचाओ, जो रह गए थे उसके लिए माफी मांगो और कहीं ना कहीं जनता के बीच में प्रेम भाव के साथ, अपनी आत्मीयता के साथ, फिर ये वोटर को तय करेगा किसको क्या करना है। सर आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है, क्योंकि वो ये निर्धारित कब हुआ कि आप राजनीति में आएंगे? और आपने क्योंकि छात्र राजनीति से राजनीति का सफर चालू किया है और आज आप एमएलए हैं। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था जी, वहीं से मेरी राजनीति की शुरुआत कह लेंगे। ये थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज की पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस का प्रवक्ता बना, फिर जनरल सेक्रेटरी बना, फिर स्टेट प्रेसिडेंट बना और लगभग 10-12 साल मैंने यूथ कांग्रेस में काम किया। उसके बाद मुझे विधायक बनाया गया, सड़क के संघर्ष को सदन में पहुंचाया गया। तो पृष्ठभूमि तो ऐसी कोई नहीं, फादर जॉब में थे, हमारे परिवार में सब जॉब में ही है, तो मिडिल क्लास फैमिली है, उससे कहीं ना कहीं मैं आता हूँ। पर क्या परिस्थिति बनती है क्या नहीं बनती है तो ईश्वर का भी अपना योग होता है और प्रारब्ध में जो होता है वो आपको मिलता है। हाँ बिल्कुल। तो सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि जैसे अब मैं राजनीति के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, लगभग 2 लाख पद सृजन करने की बात कांग्रेस कर रही है अपने वचन पत्र में, और कांग्रेस के 100 लगभग, मैं अगर सही हूं तो 101 वचन उन्होंने दिए हैं, जो अभी परसों शायद लॉन्च किया है। तो 2 लाख नौकरियां, जैसे 1 लाख अभी भाजपा ने शिवराज सिंह जी उनने घोषणा करी है। हर साल से 5 साल से पूरी नहीं हुई। सुन रहा हूँ कि 1 लाख रोजगार देंगे, वो तो घोषणा वीर है जी। तो सावन में कह दिया राखी के दिन बहनों को 450 में गैस की टंकी दूंगा, एक को मिल गई हो तो बताने का काम को, तो एक महिला दिख गई हो तो वो रोज जाओ युवाओं को चिढ़ाने के लिए, मतलब सीखो कमाओ योजना, बोले पंख लग गए, किसी को स्कूटी मिल गई, एक नौजवान ढूंढ के बता देना जिन 9.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे कि किसको 1 रुपया आने का काम हो गया। मतलब
मतलब झूठ बोलने में तो शिवराज जी माहिर है। मतलब रोज सदन के अंदर जब मुख्यमंत्री से हट गए थे तो ये इसी चौराहे पे, हमारे चौराहे पे आए, अरे भाइयों बहनों 200 से ज्यादा बिजली का बिल आए, भरना मत, और कोई काटने आए मैं जोड़ने आऊं। मैं सदन में कहा साहब ये 7 इतने कनेक्शन तो भोपाल में कटे हुए, इतने काला पीपल में कटे हुए, ये हजार बिल आ रहा है और एमपीबी वाले काट रहे हैं, डकैतों की तरह भाई के ले जा रहे हैं। तो मुंह से उनके चले गए कहीं ना कहीं। तो ये तो ऐसे ही यहाँ पे आका था 2100 रुपए क्विंटल तो मिट्टी खरीद लेता, मैं मुख्यमंत्री होता, गेहूं नहीं खरीद पाए। 40,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा दो, कमलनाथ जी खेतों में उतरो, अभी मैंने फसल कराई, मैंने भाई साहब अब देख लो, अब आप मुख्यमंत्री हो। तो ना बात करते ना चीत करते हैं, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। तो शिवराज जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, शिवराज जी का नीति नियत ही नहीं, उनका नीति नियत है लूट खसोट और पैसे के दम पे सत्ता में बने रहना। बिल्कुल सर, हम जब यहाँ पे आ रहे थे कुछ युवाओं से बात हो रही थी, क्योंकि मैं इंदौर में कुछ रहा हूँ कुछ समय, तो जैसा मैंने आपसे इस समय पहले बोला था कि पीएससी को लेकर के या व्यापम को लेकर के ओबीसी कांग्रेस वादा कर रही है कि 27% आरक्षण देगी ओबीसी वर्ग को। आप भी ओबीसी से आते हैं, ये अभी चूंकि ये माननीय हाई कोर्ट में लंबित मामला है, अगर आप सरकार में आते हैं तो क्या गारंटी है कि ये मामले को आप सुलझाएंगे और 27% के लिए सुलझाएंगे? जिसकी जित हमारे, आपने क्या कहा, मतगणना ही नहीं करे, कैसे होगा? सरकार जो जनगणना होती है 2021 में होनी थी, हुई नहीं। जनगणना जब तक नहीं होगी तो कैसे होगा? सरकार चाहती नहीं है, सरकार की नीति नियत ही नहीं है। ओबीसी के नाम पे 3 मुख्यमंत्री बनना, शिवराज जी बन जाएंगे, उमा जी बन जाए, पर ओबीसी को कैसे? 54% आबादी मध्य प्रदेश पे, 14%, ये तो नाइंसाफी है। तो सबको अपना अधिकार मिलना चाहिए, स्कॉलरशिप मिल नहीं रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये तो जनगणना होगी, जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद सबको अधिकार मिलेगा, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, उसमें आप पुटअप करेंगे और हो जाएगा। कोर्ट से बड़ा मामला नहीं, पर आप करो तो सही। तो खैर आप बता रहे हैं, तो सर जैसे एक चीज और, मैं लाडली बहना योजना का काफी इम्पैक्ट है, और इम्पैक्ट ऐसा है कि सबसे ज्यादा भाजपा इसको प्रमोट कर रही है। 1,000 रुपए, 1250 बढ़िया योजना है जी। एक कोटी के मिलते थे 1,38,000 जी, तो मनमोहन सिंह जी ने 2011 से शुरू करी थी। जब 27 का सरिया था, 125 रुपए की सीमेंट थी, 1,500 में एक ट्रॉली ईंट आती थी। आज वही, और एक ट्रक सैंड आ जाता था नर्मदा का 8,000 का, वही ट्रक का डब हो गया 70,000 का। एक सैंड ट्रक का 50 से 70,000 का हो गया। सीमेंट हो गई 450, सरिया हो गया 70 के आसपास का। 1 रुपए नहीं बढ़ा है। और अभी पिछले 2 साल से एक कुटी नहीं दी। एक कुटी रोको, 1,38,000 की 138 महिलाओं खाते में, आपके खाते से पीछे से निकाल 1,000 रुपए डाल दिए। 600 की पेंशन आनी थी, वो बंद कर दी। किसान को जो मुआवजा मिलना था वो खत्म कर दिया, बीमा मिलना था वो खत्म कर दिया, स्कॉलरशिप मिलनी थी वो बंद कर दी। ये सिर्फ इधर की जेब से निकाल के, और कितनी बता रहे हैं, सवा करोड़, 2.5 करोड़ महिला तो मतदाता है इस प्रदेश के अंदर। 7.5 करोड़ में 3.5 करोड़ महिला है। उनका क्या दोष है, क्या बात है? सीधी बात है। 18 साल में बहनों की आदमी, और अभी वो भाषण तो याद होगा, बहनों राखी पे घोषणा कर रहा था भाई, सावन में 450 दे लाइन। बोले भाई साहब पूरे पैसे निकालो, जीजा हो ना अलग परेशान हो गए, उनकी जेब से और पूरे पैसे निकल। तो ये जनता समझदार है, बहनें समझती है कि ये तो डकैत है, लुटेरा है, और कंस का वंशज है, मतलब कंस और शकुनी के वंशज के रूप में है। कंस ने जो करा था ना, वही काम ये बहनों के साथ। सर क्योंकि आप खैर हम लोग जैसे मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये तो बहनों की बात हुई, युवाओं की हमने बात करी थी। अभी 7 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी उतारती है, उसमें से 3 केंद्रीय मंत्री हैं। सबकी जमानतें जब्त होगी, स्पष्ट है। कब गए थे सांसद क्षेत्र में? अभी तक जो वो लड़े हैं केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री जी, वो आज तक भी क्षेत्र में जा पाए कि नहीं जा पाए, पता कर ले। जनता ढूंढ रही है उनको कि जब कोरोना थे तब कहाँ थे, जब जनता को जरूरत थी तब कहाँ थे।
देश के अंदर राजनीति और विधानसभा के अंदर की राजनीति का बड़ा अंतर है। एक भी सांसद, एक भी बड़ा नेता जीत जाए तो मुझे आप बता देना, आधों की जमानत जब्त होगी और आधे इतने बुरे हारेंगे कि इनको इनको तो खत्म करने के लिए शिवराज जी ने कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, कि आगे भविष्य में कोई नेता नहीं बच पाए, इस तरह के लिए परिस्थितियों के लिए उनको तैयार। सर कांग्रेस की लिस्ट भी आती है, तो कांग्रेस में भी अभी जैसे घमासान हम लोग को देखने को मिल रहा है मंच पे कपड़े फाड़ने की, क्योंकि अभी ये जो तो मजाक की बातें हैं, और ये तो मजाक, और कांग्रेस पार्टी तो है, कांग्रेस पार्टी तो कहती है फाड़ो नेताओं के कपड़े, क्या दिक्कत है, कौन दिक्कत बात है, हम तानाशाह नहीं हो सकते। देखो 4000 लोग टिकट मांगते हैं, 230 को मिलती है जी। थोड़ी बहुत तो नाराजगी होगी भी कहीं, और उसका स्वाभाविक रूप से सुनना, आपने आज तक बीजेपी में सुना कि कोई सुना? देश से फरमान जारी हुआ, जिसको जो करा कर दिया, कोई बगावत भी नहीं कर सकता, कोई उनको घृणा भी, उनको वो भी नहीं दे सकता, आपने करा तो ईडी और सीबीआई भेज देंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस पार्टी में कहाँ बगावत आपको दिखी, कहाँ फूट आपको दिखी? जो थोड़े बहुत रहते हो तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, तो टिकट वितरण का ऐसा लग रहा है कि चेंज हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। अब ये इतना बड़ा नेता नहीं हो भाई सब में, वो हैसियत मेरी नहीं, वो हमारी सी और ये बता सकती है जी। खैर सर, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि चूंकि आप युवा हैं, नेहरू गांधी को लेकर के युवाओं में खास करके भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से प्रलोभन होते हैं, गांधी को कहीं ना कहीं गलत माना जाता है, नेहरू को राजनीति में लेकर के आते हैं, ये इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ, और खास करके युवाओं में, क्योंकि आप युवा विधायक हैं और आईएनसी से आते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो किस तरीके से आप लोगों की जिम्मेदारी होती है और इस सत्य को सामने उन लोगों ने जो उनके समय का काम किया है, वो नेहरू गांधी पसंद नहीं आए? क्यों? क्योंकि उस दौर में भी इनके जो पूर्वज थे वो अंग्रेजों के टॉयलेट साफ कर रहे थे, अंग्रेजों के मुखबिर बने हुए। उस दौर में भी कई वो लोग थे, जिससे मैं सन 1942 के उस आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन की बात, जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, कि भारत छोड़ो करो या मरो का नारा दिया था, उस समय लाखों नौजवान सड़कों पे थे। उस बंबई के वो कौन सा मैदान था जिसे आजाद मैदान कहा जाता, उस आजाद मैदान के ऊपर, उस समय नाम दूसरा था जी। उस समय उस आजाद मैदान पे जब पूरे देश के नेताओं को नजरबंद कर दिया जी, जब अरुणा आसिफ अली एक महिला के रूप में 9 अगस्त को, 8 अगस्त की रात का ये भाषण था, 9 अगस्त 1942, उस दिन 8 अगस्त की रात को 4 भाषण हुआ। पहले इस देश की प्रस्तावना मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, पंडित नेहरू ने उसको बताया, जवाहरलाल नेहरू, वहां के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो आखिरी भाषण था, वो इस देश के उस नेता महात्मा गांधी का था, जिसकी लाठी के पीछे लाखों लाख नौजवान खड़े थे। और उस दौर में कई लोग थे जो विरोध कर रहे थे, जो अंग्रेजों के साथ मिलके, एक मुस्लिम लीग थी, एक हिंदू महासभा थी, कई लोग कि भैया इनका विरोध करो। जब आजाद हिंद फौज में, ये कहते हैं नेहरू जी और उनके वो थे, आजाद हिंद फौज में नेताजी जिस फौज की कई सेनाएं थी, उनकी टुकड़ियों के नाम क्या थे? एक गांधी के नाम पे, एक नेहरू के नाम पे, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे था, एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे था। और कहते कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, उनके जब के नेता भी, जो जिनको ये वीर कहते हैं, जो रणछोड़ हुआ करते थे, वो कहते थे कि अंग्रेजों की सेना में शामिल हो जाना, इसमें मत हो। तो कैसे पसंद आएगी वो नेहरू, कैसे पसंद आएगा वो गांधी, कैसे पसंद आएगा जो इस देश की आजादी के लिए सालों साल जेल के अंदर है? वो नेहरू जिन्हें 15 साल आजादी के आंदोलन के लिए जेल के अंदर काटे, वो नेहरू जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो 2 मुल्क बने, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। एक तरफ कट्टरवाद की सोच थी जो सिर्फ धार्मिक कट्टरता पे बना था, और एक तरफ नेहरू की सोच थी कि आर्थिक उन्नति और तरक्की का एक समाजवाद का चेहरा, एक वो चेहरा जिसमें लोगों को रोजगार मिले, किसान को फसलों का दाम मिले, अलग अलग वर्गों का उसका अधिकार मिले। उस हिंदुस्तान की परिकल्पना 543 रियासतों को एक साथ करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में पंडित नेहरू और महात्मा गांधी ने करा। और जब एकीकरण करा इस देश का, तो उम्मीद किसको थी?
कि ये 400% डिफिसिट में जिसकी जीडीपी हो, जिसके पास खाने को गेहूं नहीं हो, और जितनी इतनी भाषा, इतने धर्म, इतने संप्रदाय की कब टूट जाए, वो कट्टरता के आधार पर बना हुआ देश दो टुकड़े हो गए। और जो आर्थिक उन्नति और आधार पे इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पे कैसे इनको पसंद आएगा? वो नेहरू पसंद थोड़ी नहीं आएगी, वो चौतरफा सोच के आदमी थे। वो गेल बना रहे थे, वो भेल बना रहे थे, वो आईआईटी बना रहे थे, वो एम्स को सोच रहे थे, वो इस देश की उन्नति को सोच रहे थे, वो इस देश के हर वर्गों को साथ लेके सोच रहे थे। वो कैसे पसंद आएंगे जिनकी बनाई हुई चीजों को बेचने का काम कर रहे हैं? उस दौर में 1948 में आईआईटी और एम्स की स्थापना कर रहे थे कि कैसे लोगों को स्वास्थ्य मिले, कैसे लोगों को शिक्षा मिले। कभी वो भाषण सुनना पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो उन्होंने भिलाई स्टील प्लांट को, मैं आप कुछ नहीं दे, आज के आपके बच्चों के भविष्य को दे सकते, उन भविष्य को देखो। आज उस भेल की जो नगरी भिलाई है, वो एजुकेशन का कितना बड़ा बना हुआ है। ये भोपाल के अंदर जो बना हुआ है, किसकी स्थापना है? बीएचईएल किसकी स्थापना है? गेल, भेल, सेल, इसरो, अभी अंतरिक्ष आना है, खूब खुश हुए, पर उसकी स्थापना, उसकी सोच, उसके विचार किसके थे? कैसे पसंद आएगा? कैसे पसंद आएगा वो नेता जो इस देश की आजादी के आंदोलन में था, जो इस देश की उन्नति में था, जो इस देश की तरक्की में था, जो इस देश में चौतरफा सोच का नेता हुआ करता था, जो वैश्विक मंच पे जब नेहरू खड़े होते थे तो बड़े बड़े जिसकी विदेश नीति होती थी तो कहीं ना कहीं पूरे, जिसको ना सिर्फ टीटो अपने तरफ करना चाहता था, तो जिसको कई बड़े बड़े लोग चाहते थे, जिसको इकोनॉमिक्स के लास्की पार्क जैसे प्रोफेसर पसंद करा करते थे, मतलब वो व्यक्तित्व जो अलग विचार, अलग सोच, अलग चौतरफा सोच का नेता, तो वो इन्हें कैसे पसंद आएगा? वो भाखड़ा नंगल डैम बनाने वाला नेता कैसे पसंद आएगा? वो किसान के लिए, उन्नति के लिए करने वाला वो नेता कैसे पसंद आएगा? इन्हें कैसे पसंद आएंगे वो जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले शख्स? इन्हें कैसे वो इंदिरा गांधी पसंद आएगी जिन्होंने फिर भी बस खत्म करा, जिन्होंने इस देश के अंदर पाकिस्तान में जब आग दिखाई तो टुकड़े करने का काम किया? उन्हें कैसे पसंद आएगी वो नेता जो इस देश के बैंकों का नेशनलाइजेशन कर रही थी, जो इस देश की उन्नति के लिए, जो इस देश के गरीबों के लिए गरीबी हटाने का नारा दे रही थी, जो इस देश के आदिवासी दलित वर्ग के साथ खड़ी हुई थी? वो नेता इन्हें कैसे पसंद आएगी कि जब इस देश के ऊपर आतंकवाद हुआ तो छाती पे 32 गोलियां खाने का काम जिसने करा, वो नेता कैसे? वो राजीव गांधी कैसे इन्हें पसंद आएगा जो वैश्विक मंच की सोच का 21वीं सदी के भारत को देख रहा था? वो मारुति की कंपनियों से लेके अलग हिंदुस्तान को कंप्यूटर क्रांति, इनके ही नेता बैलगाड़ी लेके विरोध कर रहे थे। इन्हें कैसे वो नेता पसंद आएगा? वो नरसिम्हा राव कैसे पसंद आएगा जो 17-18 भाषाओं का ज्ञानी आदमी, जिसने ग्लोबलाइजेशन के दौर को खोलने का काम किया? वो मनमोहन सिंह कैसे पसंद आएंगे जिन्होंने इस विश्व के अंदर तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने का? इन्हें कैसे पसंद आएंगे वो लोग जिनके बनाए हुए चीजों को बेचने का ये काम? घृणा और नफरत से निकले हुए लोग हैं। इन्हें गांधी परिवार से प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें प्रॉब्लम परिवारवाद से नहीं, सिर्फ एक परिवार से, गांधी परिवार से। इस देश की आजादी, उन्नति, इस देश की तरह जहां जाओगे वहां गांधी को पाओगे, उस गांधी के विचार को पाओगे। गोडसेवादी लोग उस गांधी के विचार, तो इनको मेरा चुनौती है, चाहे जितनी गोली या गांधी को मार लो, लोगों के दिलों से गांधी को मिटाया जा सकता है। ये चुनौती है। इनको दुख होता है कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करता है, इस देश से किसी विचार को मुक्ति बात करते हो? ये हिंदुस्तान इतना बड़ा गुलिस्ता है, अलग अलग विचारों, अलग अलग रंगों से, इसे एक रंगा हिंदुस्तान नहीं होगा। ये गलत फहमी में है। अंग्रेजों का सूरज कहते थे कि 200 साल नहीं डूबेगा, सालों साल नहीं डूबेगा, उनको भी भागना इस हिंदुस्तान से था। बड़े बड़े यहाँ पे बड़े बड़े सिकंदर को भी परास्त होते हुए लोगों ने देखा है। ये हिंदुस्तान की धरती है, इसे अलग अलग रंगों की खुशबू है। इन्हें एक रंगा हिंदुस्तान पसंद है और इस हिंदुस्तान के अलग अलग रंग है, इन्हें कैसे पसंद है? बिल्कुल, बहुत अच्छी है आपने, क्योंकि 42 से लेकर के अभी तक आधुनिक भारत तक आप लेकर के आए हैं। इसे इंटरेस्ट है, इन्हें राहुल गांधी पसंद आएंगे। बिल्कुल, वो हिंदुस्तान के मूल मुद्दों की बात कैसे पसंद आएगा वो राहुल गांधी, जो किसान का भूमि अधिग्रहण होता है तो खड़ा रहता है, 42 सांसदों के दम पे इस हिंदुस्तान के उस कानून को बदलता है।
इन्हें कैसे पसंद आएगा वो राहुल गांधी जो अडानी की बड़ी बड़ी पोल खोलने का काम करता है कि हजारों लाखों करोड़ के घोटाले अडानी ने कर दिए। इन्हें कैसे वो राहुल गांधी पसंद आएगा जो इस देश के मूल मुद्दों के लिए भारत जोड़ो यात्रा, वो जोड़ने की बात करता है, ये तोड़ने की बात, इन्हें कैसे पसंद आएगा? इन्हीं के नेता, ये परिवार पसंद नहीं आ सकता क्योंकि नफरत से निकले हुए लोग हैं। हम नफरत नहीं करते, हमारे मोहब्बत की दुकान है, इनके पास नफरत। ये तो अपने, क्योंकि अब मोहब्बत की दुकान का काफी जिक्र होता है कांग्रेस में, तो मोहब्बत की दुकान आपकी काला पीपल में कैसी चल रही है? जाके आप देख के आओ, पता करके आना, चौराहे चाक चौराहे पे पता करना कि भैया ये कैसी दुकान है। कुणाल चौधरी ने राहुल गांधी की दुकान खोली कि नहीं खोली, मोहब्बत प्रेम भाव के साथ रहता है कि नफरत करता है कि किसी से बदला लेता है, ये तो काला पीपल की जनता बताएगी। ये तो आपका कैमरा है, आप हो। जो दुकान पसंद आए, जो चौराया पसंद आए, जो चाय की गुमटी पसंद आए, वहां जाके बात करो, चर्चा करो तो निकलेगा। ये कुणाल चौधरी कहते उसको मानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो सर क्योंकि आपका 5 साल हो गया, ऐसे कार्य जो आपके मील के पत्थर साबित अभी आप जाके देखना, ये जिस रोड से चलोगे जी 5 साल पहले बनी थी, आज तक कोई गड्ढा नहीं हुआ। ये जिस रोड पे खराब पे आया वो भी बनने वाली, वो भी हो गई, सैंक्शन हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोक रखी कि चुनाव के बाद तो हो ही जाएगी चिंता। कभी ऑडिटोरियम जाना, वो कॉलेज 70 के दशक में बना था, एक ईंट नहीं लगी थी, वो ऑडिटोरियम गवा देगा। उसके बगल में ITI बनता हुआ गवा देगा। वो वहां पे जो कॉलेज की बिल्डिंग, वहां बैडमिंटन हॉल, वो गवाही देंगे हमारी बात की। जाके कभी गौशाला देख के आना, जो 250-500 गाय की गौशाला वहां बहरावल के अंदर बनी हुई है। कभी जाना कि जो 300-350 करोड़ की सड़कें, रोड, पुल पुलियाओं का निर्माण हुए, उनको जाके कभी आप देख के आना। अलग अलग वर्गों के लिए जो काम हुए वो अलग देख के आना। सामाजिक उत्थान के लिए लोगों के अंदर धर्मशालाएं, टीन शेड, अलग अलग चीजों का जो निर्माण हुआ है। पहली बार लोग कहते हैं कि कोई राशि लगी है, वो नल जल की योजनाएं देख के आए, वो पानी की व्यवस्थाएं देख के आए। धीरे धीरे हर तरह की व्यवस्था करी, पर सरकार की नीति नियत गलत थी, वो पता कर। आप बाढ़ आती है, आपको देखा जाता है न्यूज़ों में कि आप नाव पे बैठ करके चले जाते हैं लोगों को बचाने। आप चूंकि कई बार हमने, क्योंकि न्यूज़ों में काफी देखा है, आप विधानसभा में हल लेकर के चले जाते हैं, तो ये कैसा बेबाकपन आप में आता है? क्योंकि आप पहली बार के MLA हैं सर। ये जनता ने मुझे ताकत दी, मुझे डराया जाता है, मुझे सदन के अंदर कहा जाता है कि तू बहुत बोलता है, तो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलता है, तेरे खिलाफ पैसा खर्च करेंगे, तेरे को हराने के लिए ताकत लगाएंगे, तेरे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। मैंने कहा षड्यंत्रों से शिकार नहीं हो सकता, जनता का प्यारा हूं मैं, और जनता के विश्वास पे, जनता के भरोसे पे और लड़ाई लड़ता हूं। सदन के अंदर मुझे जो काम दिया है कि लोग कहते भी कि पहली बार कोई विधायक आया जो जनता की लड़ाई सदन से लेके, सड़क से लेके, टीवी से लेके और सुख दो। मैं कोशिश करता हूं कि सुख में, उनके दुख में, वो सुख में हो पाऊं ना हो पाऊं, उनके दुख में जरूर शामिल। आपका विजन क्या है अगर सरकार बनती है और आप फिर से चुनाव में जीत के? नौजवान को रोजगार मिले, किसान को फसलों का दाम मिले, वो गरीब जिसकी स्थिति गंभीर है उसे कैसे संबल मिलते हुए उसे रोजगार की व्यवस्था हो। गरीब, नौजवान और किसान के लिए मेरी सोच है वो हर वर्ग जो परेशान है महंगाई से उसे राहत कैसे मिले, राहत की दुकान खोले, मोहब्बत की दुकान खोले, लोगों को रोजगार की दुकान खोले, कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार। अच्छा सर, लास्ट में 1-2 क्वेश्चन में और करूंगा कि क्योंकि जन आक्रोश यात्रा आपकी निकली थी, जीतू पटवारी जी उसका नेतृत्व कर रहे थे, किसानों को 3,000 रुपए प्रति क्विंटल की बात हुई थी, 2600 आपने वचन में दिया है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है जी। धन्यवाद दूंगा कि जिनको जब काला पीपल में जन आक्रोश रैली में आए, हमने बात रही, उन्होंने 2600 रुपए क्विंटल इस मध्य प्रदेश के लिए देने का काम किया। मैं धन्यवाद दूंगा राहुल का, कमलनाथ जी और खास तौर पे जीतू पटवारी जी का, जिन्होंने किसान की उस आवाज को ताकत के साथ उठाने का काम किया। हमने देखा कि स्थितियां क्या, मैं किसान क्षेत्र से आता हूँ, कि किसान की फसलों की लागत नहीं निकल रही। ये काम शेरपुरा के, सीहोर के शेरपुरा में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज जी, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 2017 में आए, उन्होंने एक वादा किया जनता से, किसानों घबराना मत, 2022 के अंदर आपकी इनकम दुगनी कर देंगे। उस समय 1835 रुपए क्विंटल गेहूं हुआ करता जी। हमने जब 22 खत्म हुआ तो 23 में सदन के अंदर शिवराज जी से कहा, मुख्यमंत्री जी 22 खत्म हो चुका है, आपने कहा था
कि हम आय दुगनी कर देंगे। आपने दुगनी कही थी तो 1835 का होता 3670। अरे 3670 नहीं दे सकते तो 3000 रुपए कुंटल तो दो। सदन से जीतू पटवारी जी को निष्कासित कर दिया, मुझे धमकी देने का काम कर दिया। हमने कहा सड़क पे लड़ेंगे, हम सड़क पे बात करेंगे, हम जनता के लोग हैं, सड़क के लोग हैं। हमने पूरी ताकत के साथ सरकार के खिलाफ सड़क में लड़े और कहीं ना कहीं आवाज उठाई कि 3000 रुपए कुंटल गेहूं होना चाहिए। जी राहुल जी से बात करिए तो धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कहा कि अभी 2600 रुपए कुंटल से शुरुआत करते हैं और 3000 रुपए कुंटल तक लेके जाएंगे। चिंता मत करो, 3000 भी होगा और इसका मजा भी आएगा। एक 500 रुपए कुंटल बढ़ने का मतलब समझते हैं? 100 कुंटल वाले किसान को 5000, 200 को 50,000, 200 कुंटल वाले को लाख। एक किसान की कितनी 5 हार्स पावर की मोटर फ्री, जितनी चाहो उतनी चलाओ, इनके एमपीपी के डकैत नहीं आएंगे डोरिया खींचने। घर की बिजली 100 यूनिट तक फ्री, आज सोसाइटियों पे मिलेगा। आप समझते क्या हो? कांग्रेस पार्टी ने जो दिया, मैं धन्यवाद दूंगा। ये वादा मोदी जी का था पर राहुल गांधी जी ने पूरा करा और इस प्रदेश के अंदर 2500 रुपए कुंटल धान और 2600 रुपए कुंटल सोयाबीन गेहूं खरीदने का काम किया। और ये तो शुरुआत है, ये शुरुआती दौर में हो जाएगा। साल 2 साल के अंदर 3000 भी हो जाएगा, चिंता मत करो। और देश में कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो 3500 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। किसान जिस दिन एकत्रित हो गया, राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया तो 3500 रुपए कुंटल इस देश के गेहूं बिकवाने। सर, हम भी यही चाहते हैं कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे। लास्ट में सर मैं बस आपसे एक आखिरी सवाल मेरा रह गया था कि चूंकि किसान की आप बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, एक छोटा सा, क्योंकि युवाओं में रोजगार को लेकर के काफी क्यूरियोसिटी है और उसमें युवाओं को भत्ता, रोजगार भत्ता, अब बेरोजगारी भत्ते की आप बात करते हैं। 15 महीने की सरकार थी, उसमें क्योंकि पिछली बार का भी वादा था वो युवाओं को नहीं मिल पाया, लेकिन इस बार अब 15 महीने में सारी उम्मीद, हमने किसान का कर्जा माफ करा, हमने घर के बिल खत्म। देखो 5 साल का हमारा वचन पत्र था जी। हमने ये तो नहीं कहा था कि हम 15 महीने की सरकार का वचन पत्र दे रहे हैं। हमारा वचन पत्र 5 साल जी। खरीदे हुए जनादेश की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आ गई तो थोड़ा सा तो कि किसान का कर्जा माफ करा, बेटियों की शादी के, अपने घर के बिल देख लेना पहले कितने आते थे। आप भी जिस दिन वोट डालने जाओ ना तो पुराने 2019 के बिल देख लेना और 18 अभी के बिल देख लेना, तो आप उसको देख के जाओ। 2004 से 14 से पहले गैस की टंकी के भाव देख के जाना और अभी के देख के जाना, उसके बाद जरूर डालना, तो आपको समझ में आएगा कि 15 महीने में हमने क्या किया और इन्होंने क्या। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने, क्योंकि इतना व्यस्ततम समय में से, और क्योंकि चुनाव अब चालू हो गए और समय काफी कम है, तो उसमें से आपने समय दिया। पूरे एनवाईएस इंडिया परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी में जो भी युवाओं को और जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं एनवाईएस इंडिया नौजवानों से आग्रह है कि अपने अधिकारों की बात, इस देश के मूल मुद्दों की राजनीति समझो और उसके ऊपर वोट करो। इस देश के मुद्दे हिंदू मुसलमान नहीं हो सकते, इस देश के मुद्दे नौजवानों के रोजगार ही हो सकते, इस देश के मुद्दे कब्रिस्तान और शमशान नहीं हो सकते। इस देश के मूल मुद्दे होते हैं कि किसान को फसलों का दाम कैसे मिले, गरीब को महंगाई से राहत कैसे मिले। नौजवानों सोचो, समझो और विचार करो, क्योंकि आज जिस तरफ ये लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस नफरत के वातावरण को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नफरत आंख के बदले आंख फोड़ेगी, सबको अंधा कर देगी। नफरत से कुछ नहीं होगा। अपने अधिकारों को समझो, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के अंदर रह के इस बात को समझते हुए अपने मत का प्रयोग करो, पर सही बातों के ऊपर क्या कहा था, क्या करा और किसने क्या कहा था और क्या कर रहे हैं, इस बात को सोच के, इस विचार को सोच के जरूर मत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर, आपकी शायरी काफी लोकप्रिय होती है और आप हर मंच पे आपकी शायरी, तो आखिरी में एक शायरी हमारे व्यूअर्स के लिए भी। मैं सभी नौजवानों के लिए शायरी है, जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। आप चलने का हौसला तो रखिए, आप जैसे नौजवानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। चले नौजवान, जिस तरफ चलना है और सब मिलके एकत्रित होकर अपने अधिकारों के लिए चले और बाहर आके बढ़ने का काम। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर।